Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 book by SV Crazy Hacks। गाइस हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस बुक की इकाई 11 के बारे में, जिसमें हम जेंडर के बारे में जानेंगे, जेंडर से जुड़े मुद्दे और जेंडर में विकास और आंदोलनों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। ट्रांसजेंडर की क्या भूमिका रही, क्या आंदोलन रहे, वो भी हम जानेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही रहने वाला है। गाइस सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। इससे हमारा बेस क्लियर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। समाज में लोगों की पहचान भाषा, धर्म, जाति, लिंग, जेंडर, आदिवासी आदि के आधार पर की जाती है, सभी को पता है। लेकिन इस इकाई में हम जानेंगे जेंडर के बारे में, यानी कि इन सभी सामाजिक पहचानों में से हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये लिंग से बिल्कुल अलग है, यानी कि लिंग डिवीज़न और जेंडर डिवीज़न दो अलग अलग चीज़ें हैं। आइए इन दोनों को हम समझते हैं। दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। लिंग होता है वो जैविक पहचान होती है, जन्म के साथ मिल जाती है, जबकि जेंडर का संबंध किसी समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य कारकों का निर्धारण होता है। यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों को ही समाज में अलग अलग स्थितियों में रखा जाता है, यानी कि दोनों की ही वास्तविक स्थितियां अलग अलग होती हैं। इन्हें तीन कारकों पर निर्धारित, इन्हें तीन तरह से डिवाइड किया गया है। हम कह सकते हैं पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। तीनों का अलग अलग विकास होता है, तीनों का अलग अलग अधिकार होता है समाज में, तीनों अलग अलग तरीके से अपने कार्य करते हैं। वे समाज में एक जैसी रुतबा नहीं रख पाते, यानी कि समाज में जो स्थिति होती है तीनों की अलग अलग होती है, क्योंकि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताएं हैं जो कि तीनों वर्गों में एक जैसी नहीं है। यानी कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में ये सामाजिक स्थितियां एक जैसी। तो इसी असमानता को समाप्त करने के लिए क्या क्या आंदोलन हुए। कुछ समाज ऐसा भी है जहाँ पे महिलाएं अधिक ताकत रखती हैं, उसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। और जहाँ पे पुरुष प्रधान होता है, पुरुष की अधिक ताकत होती है, उसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज का मूल्य, समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, यानी कि जहाँ पुरुष प्रधान होता है वहाँ समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। जहाँ मातृसत्तात्मक होता है वहाँ पे पुरुषों का अधिक महत्व नहीं होता। किसी प्रकार की शक्ति, पितृसत्ता जेंडर के आधार पर निर्धारित होती है। भारत में 3 आदिवासी जातियां जैसे कि खासी, गारो और जैंतिया मेघालय में, नायर केरल में और कुछ जनजातियां अंडमान निकोबार में, इनको छोड़ के बाकी सभी जगहों पर पितृसत्ता अस्तित्व में है, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज बाकी सभी जगहों पे है। सिर्फ इन्हीं जगहों पे मातृसत्ता की व्यवस्था है, यानी कि मातृसत्तात्मक विकास या फिर समाज यहीं इन जगहों पर है। तो इन जगहों को याद कर लेना है। लेकिन इन जगहों पर जेंडर से जुड़े मुद्दों पर अगर हम नज़र डालें तो 1980 के से ये शुरू हुआ था सब, जहाँ पे महिलाओं का जो आंदोलन था वो बड़ी तेज़ी से ऊपर उठ गया, जिसमें असमानता का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था। इसमें समस्या जेंडर से संबंधित नहीं थी, बल्कि समानता और असमानता से संबंधित थी। जैसे कि महिलाओं को ही निम्न स्थिति में रखा जाता है, पुरुषों को निम्न स्थिति में नहीं रखा जाता, तो उसके ऊपर ही ये आंदोलन हुआ था। उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कई चुनौतियां सामने आई। जेंडर आधारित भेदभाव पर कानून पाबंदी लगा दी गई थी तथा समाज का कोई गर्व उनको मान्यता नहीं देता था। इसके बावजूद कुछ भेदभाव अभी भी जारी हैं। ये परिवार में, सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर भी
देखे जा सकते हैं, जिसमें उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं घरेलू हिंसा, बलात्कार, पुत्रियों के साथ भेदभाव यानी कि बेटियों के साथ भेदभाव करना, दहेज प्रथा जो कि आज भी चलन में है, दुल्हन को जलाना, बच्चों का लिंगपात करा देना, जन्म से पहले ही मरवा देना, और समाज में बाल विवाह यह भी ख़त्म हो चुकी है मोस्टली। कुछ परंपरागत जातियों द्वारा भेदभाव किया जाना एवं पंचायतों द्वारा उत्पीड़न जैसे खाप पंचायत इत्यादि कुछ उदाहरण अभी भी हैं जो इस भेदभाव को दिखाते हैं, जो अभी भी महिलाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ पुरुषों के बराबर मजदूरी देने में भी भेदभाव किया जाता है, यानी कि जेंडर एवं विकास की अगर हम बात करें तो जेंडर पर आधारित असमानता के बारे में हम जान चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक विषमताएं यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में भेदभाव दिखाई देता है तथा संस्थाओं में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के प्रतिनिधित्व की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है। यानी कि महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को नेतृत्व करने का अधिकार नहीं दिया जाता, लीडरशिप करने का अधिकार नहीं दिया जाता। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है, यानी कि बहुत कम ही महिलाएं किसी लीडरशिप में आगे दिखाई देती हैं। महिलाओं को शिक्षित बनाया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसके साथ ही ये समानता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया। आर्थिक स्वतंत्रता जेंडर आधारित भेदभाव को कम करने में मदद करेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा आर्थिक तौर पर महिलाएं मजबूत होंगी उतनी ज़्यादा उनके साथ भेदभाव कम होता है, जो कि आज के समाज में भी देखा जा सकता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, यानी कि इतना काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें पितृसत्तात्मक मूल्यों में भी बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि पुरुषों को भी महिलाओं को समझना पड़ेगा, ट्रांसजेंडर्स को समझना पड़ेगा। भले ही पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन एक साथ समान रूप से व्यवहार सबका अधिकार है। सभी मानवीय प्राणी हैं, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार जेंडर आधारित भेदभाव मानव विकास के स्तर पर निर्भर करते हैं, यानी कि जितनी समानता रहेगी उतना ही मानव विकास कर पाएगा, उतने ही आगे बढ़ पाएगा, उतनी ही जल्दी तरक्की की राह पे चल पाएगा। मानव विकास का अर्थ है मानव की आर्थिक स्वतंत्रता या फिर उन्हें जीवन की आवश्यकताओं, वस्तुओं, सुविधाओं को प्राप्त करना, सही शिक्षा लेना, अच्छा स्वास्थ्य होना, एक मानवीय प्राणी के रूप में सम्मान मिलना, जो कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो। सभी इंसान हैं। अगर इंसान है तो सिर्फ इतने अधिकार सभी को समान रूप से मिलने ही चाहिए। यहाँ तक कि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी जेंडर आधारित असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण कारक है। ये पर्याप्त नहीं है यदि इनके साथ आत्मसम्मान और गौरव का प्रावधान न हो, यानी कि अगर उनका आत्मसम्मान इसमें ना रखा जाए, यानी कि महिलाओं को कभी भी कुछ भी सुना दिया जाए और उसको कोई भी बिना गलती के कुछ भी कह के जा रहा है, तो ये आत्मसम्मान के विरुद्ध है। तो उसके बिना भेदभाव समाप्त नहीं हो सकता। जेंडर और आंदोलन, इतिहास में अगर हम देखें तो भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत स्वतंत्रता से भी पहले हो गई थी। यहाँ महिलाओं से जुड़े बहुत सारे मुद्दे उठकर सामने आए। कुछ समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकार और उनका सम्मान दिलाने के लिए समाज में कुरीतियों को समाप्त किया, यानी कि जो गलत प्रथाएं थी, गलत रीतियाँ थी, गलत रीति रिवाज थे, उनको समाप्त किया। जेंडर आधारित भेद 1817 में पंडित मृत्युंजय विद्यालंकर ने घोषणा की कि सती प्रथा को शास्त्रों से मान्यता नहीं मिली है, यानी कि सती प्रथा एक गलत प्रथा है जो कि शास्त्रों में भी नहीं लिखी गई है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था
कि जो विधवा हो जाती थी, जिसका पति मर जाता था, उसको उसके पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। इसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, तो ये एक गलत प्रथा है, इसका विरोध किया उन्होंने। इसी प्रकार 1850 में भी पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने दलील दी कि शास्त्र कभी भी विधवा का पुनर्विवाह का विरोध नहीं करते। एक साल बाद गवर्नर विलियम बेंटिक ने बंगाल प्रांत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके 11 साल बाद भारत के अन्य भागों में भी सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। 1929 में सती प्रथा निरोधक कानून भी पारित कर दिया गया। विधवा विवाह की रोकथाम के विरुद्ध भी 1871 में मद्रास में विधवा पुनर्विवाह संघ का गठन किया गया। इसके अलावा राज मजदूरी समाज सुधार संगठन बनाया गया, जिसका मूल उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह था। इसके अलावा ज्योतिका फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो कि जातियों में व्यापक सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का काम करती थी, जिसने महिलाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने भी हिंदुओं में सुधार करने के लिए आर्य समाज आंदोलन की। समाज सुधारों के प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक और बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानून बना दिए। महिलाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दे दी। कांग्रेस द्वारा समर्थित महिलाएं नेताओं ने भी महिलाओं के लिए विधायिकी निकायों में समान मताधिकार एवं प्रतिनिधित्व की मांग की। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना के बाद से इसके बाद स्वतंत्रता के बाद का समय आता है। ये था स्वतंत्रता के पहले का समय। तो आइए स्वतंत्रता के बाद के समय की बात कर लेते हैं। जेंडर आधारित भेदभावों में 1975 से 85 के दशक के बीच सामाजिक विद्वानों ने बहुत सारे शोध किए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में माना जाता है इसको, यानी कि बहुत सारे कानून बनाए गए ICSSR में और फिर UGC में शोध को प्राथमिकता दी। कई विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना भी कर दी। इसके अलावा भारत में महिला आंदोलन पश्चिम के महिला आंदोलन से प्रभावित हुआ। पितृसत्तात्मक मूल्यों की वजह से समाज में जेंडर असमानता और भेदभाव पर प्रभाव पड़ता है। समाज में ज़्यादातर लोग जेंडर आधारित भेदभाव से नहीं डरते। वे ऐसी रीति रिवाज और परंपराओं को मानते हैं जो जेंडर आधारित भेदभाव को समर्थन करते हैं। इसमें सती प्रथा और धार्मिक संस्थानों पर महिलाओं को रोका जाना, ऐसे मूल्यों को वे लोग अधिक मानते थे जो कि पितृत्वात्मक समाज के जेंडर असमानता और भेदभाव की स्थिति पैदा करते थे। जो लोग संस्थाओं को चलाते थे वे संस्थाएं भी राज्य का ही प्रतीक होती थी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं राज्य और समाज दोनों ही पितृत्वात्मक मूल्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन पितृत्वात्मक एवं स्त्री के द्वेष करने वाले लोग और तत्व समाज में हमेशा ही रहते हैं। कई संगठन, कार्यकर्ता, विद्वान, बहुद्विजीवी एवं नेता जेंडर आधारित भेदभाव एवं असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जेंडरों के बीच समानता लाने की कोशिश करते हैं। जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त करने और महिलाओं के सम्मान के लिए आंदोलन करने में सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। LGBTQ वैचारिक आधार पर गेल ओमवेट ने महिला आंदोलन को दो भागों में बांट दिया, महिला समानता आंदोलन एवं महिला मुक्ति आंदोलन। महिला समानता आंदोलन का लक्ष्य था
पितृसत्तात्मक असमानता को ख़त्म करना, ना कि पितृसत्तात्मक समाज को ख़त्म करना, सिर्फ असमानता को ख़त्म करना। महिला मुक्ति आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से समानता वर्गीकरण को चुनौती देते हैं एवं लिंग आधारित श्रम विभाजन को भी चुनौती देते हैं, यानी कि कम मजदूरी देना, कम सैलरी देना महिलाओं को, उसके विरुद्ध ये आंदोलन था। जैसे प्रदर्शन, धरना देना, जन याचिका, सोशल मीडिया, इन तरीकों से महिला आंदोलन को सक्रिय किया गया। वे सरकार पर इन माध्यमों से दबाव बनाते हैं और उनकी मांगों को सरकार को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ाते हैं। ये तरीके महिलाओं में जागृति भी उत्पन्न करते हैं एवं उन्हें जेंडर असमानता और भेदभाव के बारे में संवेदनशील भी बनाते हैं। यह सबसे ताज़ा मामला निर्भया केस है, जो कि दिल्ली में दिसंबर 2012 में घटित हुआ। यहाँ पर जेंडर आधारित मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। इसमें एक निर्भया नाम की लड़की, जो कि एक काल्पनिक नाम है, इसके साथ बस में सामूहिक बलात्कार, जो कि 6 व्यक्ति शामिल थे उसमें, जिसमें बस का ड्राइवर भी आरोपी पाया गया। जब वह बस में यात्रा कर रही थी तब ये घटनाक्रम हुआ। यह एक ऐसा उदाहरण है जो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली, एक आरोपी नाबालिग था। सरकार ने न्यायाधीश वर्मा समिति का भी गठन किया ताकि यह सुझाव दिया जा सके किस प्रकार जेंडर आधारभूत भेदभाव को समाप्त किया जाए। जेंडर भेदभाव एवं असमानता जाति वर्गीकरण और आर्थिक असमानता के साथ जुड़ा हुआ है। उच्च जातियों की महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव होता है, जबकि निम्न जातियों की महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ जेंडर, जाति और वर्ग आधारित भेदभाव होता है, लेकिन कुछ संगठन जैसे सेवा कार्यकारी महिला फोरम और अन्नपूर्णा महिला मंडल LGBTQ या फिर ट्रांसजेंडर हम जिन्हें कहते हैं, उनका भी एक सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था। उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता रहा है। सबसे ज़्यादा भेदभाव अगर समाज में होता है तो वो इसी वर्ग के साथ होता है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस आंदोलन को हम नवीन समाज आंदोलन का एक हिस्सा मान सकते हैं। नवीन सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन हैं जो 1980 के पहले से अलग हैं, यानी कि 1980 के पहले आंदोलन नहीं है, उसके बाद में जो आंदोलन हुए उन्हीं में है। वो सब नारीवादी आंदोलन थे, ये उससे अलग है। इसमें क्या होता है, सामाजिक समूह या वर्गों को समूही तौर पर आंदोलन में सम्मिलित करते हैं। इनका राजनीतिक दलों के साथ कोई संबंध नहीं होता। इन समूहों में ट्रांसजेंडर भी शामिल होते हैं। उन्हें LGBTQ भी कहा जा सकता है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइलिंगुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूअर और ट्रांसजेंडर, ये सब को मिला के बनता है LGBTQ, यानी कि ऐसे लोग जो ना तो पूरी तरह से पुरुष हैं ना पूरी तरह से महिलाएं हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, लेस्बियन भी हो सकते हैं, गे भी बोलते हैं जिन्हें, वो भी, यानी कि जिनको हम ना तो लड़की मानते ना लड़का मानते, वो सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं, जिन्हें हम LGBTQ के रूप में जानते हैं। ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जो ना तो नर होते हैं ना नारी होते हैं। तो इसी ट्रांसजेंडरों के साथ जेंडर स्थिति की वजह से भेदभाव होता आया है। उन्हें यानी कि ये आंदोलन हुआ है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। राज्यसभा ने 12 दिसंबर 2014 को एक प्राइवेट विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें राज्यसभा में 24 अप्रैल 2015 को एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक को वैध घोषित कर दिया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति
अधिकारों की रक्षा विधेयक 2019 लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित हो गया। यह विधेयक ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव की रोकथाम करता है। इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में हो रहे भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है तथा उनको कहीं भी रहने, घूमने फिरने, संपत्ति पर हक जमाने का भी अधिकार देता है। इसके अलावा किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में नौकरी के अवसर इत्यादि अधिकार देता है। यह बिल ट्रांसजेंडरों की आत्मसम्मान के अधिकार को सुरक्षित करता है। गाइस थोड़ा सारांश जान लेते हैं और इसी के साथ ये इकाई समाप्त हो जाएगी। तो गाइस इस इकाई में हमने जाना जेंडर के बारे में, जेंडर के मुद्दों के बारे में, उसके विकास के बारे में और ट्रांसजेंडर के बारे में। कुछ आंदोलन जाने हमने, कुछ नारीवादी आंदोलन और कुछ हमने जाने LGBTQ आंदोलन। तो गाइस इसी के साथ ये इकाई समाप्त हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम इन फ्यूचर भी आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो मिलती रहे। तो आइए गाइस सारांश पढ़ लेते हैं। जेंडर व्यक्ति की पहचान बनाने का प्रतीक है। यह लिंग या फिर लिंग से अलग है, यानी कि जेंडर और लिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिंग जो है वो जैविक स्थिति होती है इंसान की और जेंडर होता है वो सामाजिक स्थिति होती है, जो कि महिलाओं, पुरुष और ट्रांसजेंडर 3 वर्गों में डिवाइड कर रखी है। इसमें मनुष्य की स्थिति दिखाते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ। इसमें भारत में सभी जगहों पर पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष प्रधान समाज है, जो कि पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा अधिकार देता है। लेकिन इसी असमानता को ख़त्म करने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किए। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, क्योंकि पुरुष सामान्य तौर पर महिलाओं से सर्वोच्च होते हैं। महिलाओं के साथ समाज में कई प्रकार के भेदभाव और असमानताएँ होती हैं। कुछ आदिवासी ऐसे हैं भारत में, जैसे कि खासी, गारो, जैंतिया, नायर केरल में और अंडमान निकोबार में, जहाँ पर मातृत्वात्मक व्यवस्था है, यानी कि जो पुरुष और महिलाओं की स्थिति है समाज में, उसमें महिलाओं को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं पुरुषों से। जेंडर आधारित भेदभाव एवं असमानता पितृसत्तात्मक व्यवस्था एवं मूल्यों की वजह से होती है। इसी को चेंज किया, जो कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता न देकर इसका दूसरा कारण है। निर्णय निर्माण निकाय में महिलाओं की भागीदारी की प्रावधान से जेंडर आधारित भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। 1980 से भेदभाव के बारे में जागृति उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे महिला आंदोलन, ट्रांसजेंडर आंदोलन किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप जिसके रिजल्ट से सती प्रथा, दहेज प्रथा, घरेलू